हेलो बच्चों, हम आपके अभ्यास प्रश्न के 2 सवाल इसके पहले वीडियो में कर चुके थे। कक्षा 11वीं भौतिकी के पाठ 2 का हमने 2 सवाल अभ्यास प्रश्न के कर लिए थे इसके पहले वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत हम आपके अभ्यास प्रश्नावली अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्नावली के तीसरे सवाल से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू। देखिए, आपका जो अध्याय 3 का जो तीसरा सवाल है वह कहता है कि ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। सही बात है। और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। यानी इसमें यह दे रहा है कि एक कैलोरी किसके बराबर है? 4.2 जूल के बराबर है। 4.2 जूल के बराबर है। ठीक है। जहां 1 जूल 1 किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, यानी कि 1 जूल जो है वह कितना है? 1 केजी मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 है। ठीक है। मान लीजिए कि हम मात्रकों की एक ऐसी प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक A अल्फा किलोग्राम और लंबाई का मात्रक बीटा मीटर तथा समय का मात्रक अगर गामा सेकेंड के बराबर है, तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स 2 और गामा इनवर्स 2 होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं, सवाल को करते हैं। यह देखिए सवाल, जैसे हमने बताया था कि आपको एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना विमीय सूत्र में, तो उसी के सूत्र के सहारे यह सवाल हल किया जाएगा। तो आइए करते हैं। आपको सूत्र अगर पता हो, जो हमने बीमा जब पढ़ा रहे थे तो हमने सूत्र बना के आपको बताया था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक को में चेंज करने के लिए जो सूत्र बनाया था वह सूत्र था N1 इंटू M1 L1 T1 और बराबर N2 M2 L2 T2। ये सूत्र था, जहां पे M1 L1 T1 क्या था? पहली पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक। M2 L2 T2 बराबर था आपका दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक। यहां पे देखिए पहली पद्धति का जो मात्रक है, पहली पद्धति का मात्रक जो है, यहां पे हम लिख लेंगे कि M1 L1 और T1 पहली पद्धति का जो मात्रक है कितना दिया हुआ है? M1, यानी यह केजी में दिया है। द्रव्यमान को किस में दिया है? केजी में, यानी हिंदी में इसको लिखते हैं किलोग्राम में दिया है, किग्रा में। और लंबाई मीटर में दिया है, तो लंबाई को यहाँ पे मीटर लिख लेंगे। समय का मात्रक क्या दिया है? सेकेंड दिया है। समय का मात्रक क्या दिया है? सेकंड दिया है। अगर हम दूसरी पद्धति की बात करें, यानी M2 L2 और T2 की बात करें, तो बुक में क्या दिया है? इसका मात्रक दिया है अल्फा किलोग्राम, अल्फा किलोग्राम। इसका मात्रक दिया है बीटा मीटर और इसका मात्रक दिया है गामा सेकेंड। और दूसरी चीज यहां पे देखिए N1 का मान दिया है 4.2 जूल। तो N1 बराबर, 1 वाले के पास लिखते हैं, N1 बराबर दिया है 4.2 जूल। आइए अब देखते हैं, करते हैं इसको दूसरे मात्रक की पद्धति में चेंज करते हैं। सूत्र में हम लिखेंगे N1 के जगह पे कितना है? 4.2 और M1 L1 T1। M1 का मान कितना है? M1 का मान है केजी। पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, M1 L1 और T1 और बराबर यहां है N2। इसका मात्रक क्या है? M2। हमें यहां पे N2 का मान ज्ञात करना है, तो इसको यहां भेजना पड़ेगा नीचे। तो ये तो रहेगा ही 4.2 इंटू ये आपका हो जाएगा M1 के पास इधर नीचे आ जाएगा M2 और L1 ऊपर में क्या है? L1 के पास ये L2 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे T1 है, तो T1 के पास यहाँ T2 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये किसका मान निकल के आया? और यहां आपका बचा N2। भाई जो यहां पे था M2 M1 के नीचे आ गया, L2 L1 के नीचे आ गया और T2 T1 के नीचे आ गया। क्योंकि यहां जब इसको लाया जाएगा इस साइड, इसके साथ गुणा में है, बॉर्डर के इस पार आके किस में हो जाएंगे? सारे के सारे भाग में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हुआ। अब यहां पे देखिए ये क्या है?
4.2 इंटू m1 का मान कितना है, किग्रा है, तो m1 का मान कितना है, हो जाएगा यहां से किग्रा हो जाएगा, बटे m2 का मान कितना है, अल्फा किलोग्राम, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू किग्रा। ठीक उसी प्रकार से आपका जो L1 है, L1 का मान क्या है, मीटर है, और बटे इसका क्या है, बीटा मीटर है, इसका क्या है, बीटा मीटर है। ठीक उसी प्रकार से T1 का अगर देखा जाए तो यहां पे T1 सेकेंड है और यहां पे गामा सेकेंड है, तो ये आपका किस में है, सेकेंड में है, सेकेंड बटे ये किस में हो जाएगा, गामा सेकेंड में हो जाएगा, यह किस में हो जाएगा, गामा सेकेंड में। अब यहां से देखा जाए तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। दूसरी चीज कि यहां पे हम ध्यान दें, मीटर जो है स्क्वायर में है तो इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, और जो सेकेंड है वह भी किस में है, इनवर्स 2 में है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, इनवर्स 2 में लिखेंगे। ये चीज हम बिल्कुल ध्यान देंगे। तो यहां से आपका देखिए यहां से ये आपका हो जाएगा 4.2 इंटू यहां कितना बचा, यहां बचा 1 बटे अल्फा और इसकी घात कितना है, 1 है, और यहां कितना बचा, 1 बटे बीटा और इसकी घात कितनी है, -2 है, और यहां पे कितना बचा, 1 बटे गामा और इसकी घात इसकी घात +2 है, इसकी घात किस पे है, -2 है। अब देखिए यहां पे अल्फा को ऊपर ले जाते हैं, बीटा को ऊपर ले जाते हैं और गामा को ऊपर ले जाते हैं। ये आपका है 4.2 इंटू, जब कभी भी हम किसी भी राशि को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदलता है, हमने ये चर्चा किया है पिछले वीडियो में। तो यहां से अल्फा की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो अल्फा की घात -1 हो जाएगी, इंटू बीटा जब ऊपर जाएगा तो बीटा की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इस 2 के साथ गुणा करेगा तो -2 में 1 का गुणा, -1 में 2 का गुणा होगा तो -2 होगा, इंटू गामा, गामा किस में है, गामा घात 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, और -1 इंटू -2 अगर कराएंगे तो बराबर कितना आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आएगा, तो यहां गामा की घात कितनी हो जाएगी, 2। यही तो हमें लाना था ना, यही तो सवाल आपका बोला था कि नए मात्रकों के पदों का में कैलोरी का परिमाण इतना है, जो कि किसका मान है, N2 का। वही N2 ही क्या है, कैलोरी है, N2 क्या है, कैलोरी है। तो यहां पे आपका N2 का मान इतना निकल गया। तो इस तरह से तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। आपका जो चौथा सवाल है वह देखिए थ्योरिकल सवाल है, मैं इसका उत्तर बताते जा रहा हूं, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइएगा। स्क्रीन पे आपका प्रश्न आ रहा है, देख लीजिएगा वहीं से। तो एक कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए, तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि का बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो वहीं दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि बिना तुलना किए बिना किसी भी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना उचित है कि नहीं है। तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल को अगर आपके सामने कहूं कि बनारस या वाराणसी जो है बहुत बड़ा शहर है, तो अगर हम देखें किसी स्तर से तो वाराणसी एक्चुअल में बड़ा शहर तो है, लेकिन वाराणसी से भी बड़ा शहर कहीं ना कहीं है। तो उसको बिना तुलना किए बिना मैं किसी से नहीं कह सकता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि फला शहर से ये वाराणसी जो है बड़ा है, ये कह सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि वाराणसी बड़ा शहर है। ये चीज नहीं कह सकता हूं बिना तुलना किए। तो यहां पे हम लिखेंगे कि हाँ, बिना तुलना किए हम किसी भी विमीय राशि को बड़ा नहीं कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। अब इसको अगर हमें दूसरी भाषा में कहना है तो हम कैसे कहेंगे कि हम इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि परमाणु जो है सुई के नोक से भी छोटा होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है सुई के नोक से भी क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा है जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जेट विमान जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से चलता है। अब देखिए अगला है आपका बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो बृहस्पति का द्रव्यमान है पृथ्वी की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है।
और अगला है कि इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। अब इसको हम कह सकते हैं दूसरे हिसाब से देखें तो इसको कह सकते हैं कि हाँ, इस कमरे में वायु के अणुओं की जो संख्या है, अवोगाद्रो संख्या एक होती है जिसका मान होता है 6.02 × 10⁻23। अब इससे भी ज्यादा वायु के अणु इस रूम में उपस्थित तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वायु के असंख्य अणु होते हैं, तो ये चीज हम कह सकते हैं। और अगला है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है, भारी होता है। तो इसको हम इसी में से ये बदल सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। और अगला है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। यह भी कथन सही है आपका। इसको दूसरी भाषा में अगर हम बोलें तो जो आपकी ध्वनि की गति होती है, प्रकाश की जो गति होती है, वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की जो चाल होती है वह निर्वात में 332 मीटर ही केवल होती है। तो इसको हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2.5। अगला आपका जो प्रश्न 5 है, कह रहा है कि लंबाई का कोई एक ऐसा मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 1 है। हम यहां लिखेंगे कि नए मात्रक के अनुसार ऐसे तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, लेकिन नए मात्रक के अनुसार प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल वह भी किसमें, निर्वात में कितना है, 1 है। अब इस नए मात्रक को हम कुछ भी दे देते हैं ABCD, तो इसको मान लेते हैं 9A है। लेकिन यहां पे जो चाल का मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पे लंबाई का केवल मात्रक बदला है, यानी मीटर केवल बदला है, लेकिन समय है तो A/, हम क्या कर लेंगे, S, A प्रति S, ये या कुछ भी मान सकते हैं, जहां पे ए क्या है, लंबाई का नया मात्रक है। आगे प्रश्न कहता है कि लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, जबकि प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो दूरी तय करने में समय कितना लेता है, समय लेता है 8 मिनट और 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। अब इसको अगर हम दोनों को सेकेंड में बदल लें तो 8 मिनट यानी 8 इंटू कितना हो जाएगा 60 और प्लस का कितना हो जाएगा 20 सेकेंड है। और यहां से 8 छक कितना हो जाएगा आपका, 8 छक हो जाएगा 48, 480 प्लस 20 और ये हो जाएगा सेकेंड, और यह 20 जोड़ देंगे तो यह किस में हो जाएगा 500 सेकेंड। अब देखिए हमारे पास चाल है, हमारे पास समय है। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दूरी। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी, क्योंकि चाल और समय पता है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए समय को इधर भेजेंगे, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो समय इंटू आपका हो जाएगा चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। हमें दूरी ही तो ज्ञात करनी है। अब समय का मान कितना है, 500 है, तो समय के जगह पे रख लेते हैं 500। चाल कितनी है, 1 है, तो चाल आपका 1 हो जाएगा, बराबर कितना क्या है, दूरी। किसके बराबर है, दूरी है। तो यहां से दूरी कितनी निकल के आएगी, 1 में 500 का गुणा होगा तो 500, और वही लंबाई के नए मात्रक के हिसाब से a, लंबाई का नया मात्रक क्या है, a, जहां पे हम लिख सकते हैं कि a क्या है, लंबाई का नया मात्रक है, लंबाई का नया मात्रक है। यहां पे सबसे पहले हमने चाल देखा जो दिया हुआ था, फिर उसमें समय जो दिया था उसको दोनों को सेकंड में बदल लिया, फिर चाल बराबर दूरी बटे समय लगा करके उसके पथ की लंबाई यानी दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो दूरी निकल रही है ये सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है, क्योंकि वहां पे प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न आपका 6वां प्रश्न है, कहता है कि लंबाई नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिशुद्ध यंत्र है। सबसे पहले चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी लंबाई को मापने के लिए सबसे परिशुद्ध यंत्र वह माना जाएगा जो कि सबसे कम दूरी नाप सके।
फिर से कि लंबाई मापने का सबसे परिशुद्ध यंत्र वही माना जाएगा जो कि सबसे कम लंबाई का मापन कर सके, वह सबसे परिशुद्ध यंत्र माना जाएगा। तो इसमें देखिए कहता है पहला कि एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। अब देखिए अगर आप मीटर स्केल की बात करें, मीटर स्केल की बात करें जो जनरली स्केल आप यूज करते हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले यहां पे 0 होता है, उसके बाद यहां 1 सेंटीमीटर होता है। सबसे छोटा खाना, यानी ये स्केल जो है कि कितना माप सकता है, इसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं जो कि 1 मिमी के बराबर होते हैं, 1 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। यानी कि जो ये स्केल है कम से कम 1 मिलीमीटर तक की दूरी माप सकता है, इससे कम की दूरी मापने के लिए यह उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो यानी कि ये जो सबसे इससे कम से कम दूरी जो मापी जाती है उसे हम कहते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक। तो अगर हम इस स्केल की अल्पतमांक की बात करें तो यह स्केल की अल्पतमांक कितनी हो जाएगी? स्केल की अल्पतमांक आपकी होगी 1 मिलीमीटर। कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। अब यह अल्पतमांक कैसे निकाली जाती है? अल्पतमांक कैसे निकाली जाती है? अल्पतमांक निकालने के लिए किसी भी वस्तु का अगर आपको अल्पतमांक निकालना हो तो अल्पतमांक निकालना हो तो मुख्य स्केल पर एक खाने की माप बटे जिस उपकरण से मापा जा रहा है उस उपकरण में अनुभागों की संख्या, उपकरण में अनुभागों की संख्या, ये सूत्र का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। 3 कंडीशन इसमें दिया है, 3 पार्ट दिया है। तीनों पार्ट में सबसे पहले हम ये गणना कर लेंगे कि अल्पतमांक सबसे कम किसका आ रहा है। जिसका अल्पतमांक सबसे कम आएगा वही मान सबसे ज्यादा परिशुद्ध माना जाएगा, वही मात्रक सबसे परिशुद्ध माना जाएगा। तो ये जो है ये कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स जिसके पैमाने पर 20 विभाजन है। अब ये उपकरण में अनुभागों की संख्या यानी वही विभाजन की संख्या। तो यहां से अगर पहले का हम अल्पतमांक निकालें वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, तो अल्पतमांक होता है मुख्य स्केल पर खानों की माप। तो मुख्य स्केल पर जो खाने की माप है 1 mm है, तो 1 हो जाएगा 1, और यह हमेशा किस में आएगा? मिलीमीटर में आएगा। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, सब हिंदी में लिखे हैं तो मिलीमीटर। तो 1 मिमी हो जाएगा यह। और खानों की संख्या, अनुभागों की संख्या इसमें कितना दिया है? 20, और इसका भाग किया जाएगा तो दशमलव उतरेगा, दशमलव के बाद 0 बढ़ जाएगा, 1 0 और बढ़ा लेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। तो 0 दशमलव कितना आ गया? 5। अगर हम बी की बात करें तो बी में देखिए स्क्रू गेज का दिया हुआ है चूड़ी अंतराल। तो यहां पे हम क्या ज्ञात करेंगे? स्क्रू गेज का अल्पतमांक। स्क्रू गेज का अल्पतमांक अगर हम ज्ञात करें तो इसमें मुख्य स्केल में खाने की संख्या कितनी है? 1, और यह हमेशा किस में हो जाएगी? मिमी में हो जाएगी, यानी मिलीमीटर में हो जाएगी, बटे इस पे चूड़ी अंतराल में खानों की संख्या कितनी है? कितने विभाजन है? 100 विभाजन है, तो बटे में कितना हो जाएगा? 100, और इसका जब भाग किया जाएगा तो आ जाएगा आपका 0.001। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी कहता है कि कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग की गति की सीमा के अंतर्गत लंबाई माप सकता है। तो देखिए हम आपको बता दें कि प्रकाश की जो गति सीमा होती है जिसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कहते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होती है? जनरली तौर पर देखा जाए तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है 5000 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। ऐसे तो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, लेकिन इसको जनरली 5000 एंगस्ट्रॉम माना जाता है। और 5000 एंगस्ट्रॉम को अगर हम एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमने पढ़ा है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻10 के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम कर दें ये आपका है 5000 इंटू 10⁻10। अब माइनस का 10 यह क्या बताता है कि दशमलव 10 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो 10 अंक आगे बढ़ने का मतलब 1 2 3 4 अंक तो बढ़ेगा, तो यहां 5 आएगा। 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0.0000005।
यह आएगा इसका अल्पतमांक। अब यहां पे देखिए सबसे कम अल्पतमांक किसका है, तो सबसे कम अल्पतमांक प्रकाशिक यंत्र का है, ऑप्टिक्स इसका है, प्रकाशिकी यंत्र का है। तो इसमें सबसे अधिक परिशुद्ध लंबाई मापने का यंत्र कौन सा है, प्रकाशिकी यंत्र है। यहां लिखेंगे कि अतः तो अतः सबसे कम अल्पतमांक जो है प्रकाशिकी यंत्र का है, इसलिए सबसे ज्यादा लंबाई का परिशुद्ध मात्रक कौन माना जाएगा, प्रकाशिकी यंत्र ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम छठवें सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए जो 7वां प्रश्न है हमारा, वह कहता है कि कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य की बाल की मोटाई को मापता है। देखिए एक सूक्ष्मदर्शी यानी प्रकाशिकी यंत्र है, इसकी सहायता से वह क्या करता है, मनुष्य के बाल की मोटाई को मापता है, जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ये सब आवर्धन क्षमता वगैरह आप कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 100 आवर्धन क्षमता कहने का मतलब कि वह 100 मिलीमीटर तक इस बाल की मोटाई को माप सकता है। तो वह 20 बार प्रेक्षण करता है, यानी उस प्रेक्षण को कितनी बार करता है, 20 बार करता है, और 20 बार प्रेक्षण करने के बाद उसको ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 मिमी है। तो बाल की मोटाई का अनुमान क्या होगा। देखिए क्या है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब कभी भी देखा जाता है तो वह वस्तुओं को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, वस्तुओं को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो यहां पर देखिए हमें बताना है बाल की ओरिजिनल मोटाई, बाल की ओरिजिनल मोटाई। तो हमारा एक सूत्र होता है आवर्धन का, आवर्धन का सूत्र होता है आपका कि आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई बटे प्रतिबिंब की वास्तविक लंबाई। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब बना रहा है, जो चित्र बना रहा है, उसकी वास्तविक लंबाई चाहिए। बाल की वास्तविक लंबाई पूछ रहा है, तो वास्तविक लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, आवर्धन को यहां ले आएंगे। तो यहां पे प्रतिबिंब की जगह हम बाल का उपयोग कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बाल की वास्तविक लंबाई या मोटाई, लंबाई कहें चाहे मोटाई कहें, तो ये आपकी हो जाएगी बाल की वास्तविक मोटाई बराबर, ये जब यहां आएगा तो आवर्धन गुणा में हो जाएगा, फिर आवर्धन को यहां भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा बाल की आभासी मोटाई। आभासी मोटाई का मतलब क्या हुआ, जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापा जा रहा है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बड़ा करके दिखाया जा रहा है, तो आभासी मोटाई बटे आवर्धन नीचे आ जाएगा। तो बटे क्या हो जाएगा आपका आवर्धन, और यहां से मोटाई ज्ञात करें तो बाल की आभासी मोटाई कितना माप रहा है, 3.5 मिलीमीटर, और इसका आवर्धन दिया है 100। यह किस में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। तो इसका भाग करेंगे तो 0.2 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो 0.0035 मिलीमीटर, इतना आपका हो जाएगा बाल की वास्तविक मोटाई। यहां पे देखिए 2 जीरो नहीं आएगा, एक अंक यहां खसकेगा, एक अंक फिर जीरो आएगा, तो यानी कितने जीरो रहेगा, केवल एक ही जीरो रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.035 और मिलीमीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम 7वें सवाल को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में हमारा प्रश्न संख्या 9 है, कहता है कि किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिमी स्लाइड पर, 35 मिलीमीटर स्लाइड का मतलब ये हुआ कि जैसे जो आपका एक तरह से समझ सकते हैं कि जो इसको नेगेटिव कह सकते हैं, जैसे जो आप कभी कभी देखते होंगे कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड आप लोग कराते हैं, तो उसमें एक ब्लैक सा पन्ना पर आपका जो अंदर का चित्र होता है, शरीर के अंदर का, पेट का कराते हैं तो पेट के अंदर का जो चित्र होता है उस ब्लैक से पन्ने पे देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्लाइड। तो बोल रहा है 35 मिमी स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है किसी मकान का फोटोग्राफ,
यानी उस स्लाइड पर, उस कागज पर जो मकान का क्षेत्रफल बना है वह मकान का क्षेत्रफल 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। और स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी किसी कैमरे में, किसी मोबाइल के स्क्रीन पर अगर उसको देखा जाता है तो मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर 1.55 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में दिया है स्लाइड का क्षेत्रफल, स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल, मकान का क्षेत्रफल यह आपका कितना दिया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम मीटर में बदल लें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर 100 को इधर भेजे तो 1 बटे यह हो जाएगा 100 और साथ में मीटर बराबर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर की जगह पे 1 बटे 100 मीटर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.75 है, सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे 100 मीटर और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो 1.75 इंटू 1 बटे 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू पावर -2 और 2 से जब 2 का गुणा होगा -2 का तो ये हो जाएगा -4। साथ में मीटर से जब मीटर स्क्वायर किया जाएगा तो मीटर का हो जाएगा स्क्वायर। अब अगला दे रहा है कि स्क्रीन पर क्षेत्रफल, तो स्क्रीन पर क्षेत्रफल कितना दे रहा है 1.55 मीटर स्क्वायर, 1.55 मीटर स्क्वायर दे रहा है। अब आगे कहता है कि प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था पर रेखीय आवर्धन पूछ रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह क्षेत्रफल दिया है तो इसका जो आवर्धन निकाला जाएगा वह निकाला जाएगा क्षेत्रीय आवर्धन। क्या निकाला जाएगा क्षेत्रीय आवर्धन। तो हमने आवर्धन का अभी जो फार्मूला हम आपको बताए थे, प्रतिबिंब की आभासी लंबाई बटे वस्तु की आभासी लंबाई। तो यहां पे अगर क्षेत्रीय जुड़ेगा तो इस लंबाई के जगह पर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, इस भी लंबाई के जगह पे आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो प्रतिबिंब की आभासी लंबाई यानी प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हैं तो स्क्रीन पर देख रहे हैं तब तो प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहां पे क्षेत्रीय आवर्धन आपका हो जाएगा क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब का आभासी क्षेत्रफल कितना है 1.55 मीटर स्क्वायर बटे वास्तविक क्षेत्रफल कितना है 1.75 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर कितना है। अब देखिए आवर्धन विमाहीन राशि है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे देखिए 1.55 है और इंटू में 10 टू पावर 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 टू पावर प्लस का 4 माइनस नहीं 10 टू पावर कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा बटे कितना होगा 1.75। अब 1.55 में 1.75 का आप भाग करके देख लेंगे, जितना आएगा आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसका जब भाग किया जाएगा तो आपका आएगा 8857। ये तो विमाहीन राशि है तो 8 दशमलव कितना आएगा 57। अब यहां पे यह क्षेत्रीय आवर्धन है लेकिन हमसे पूछा है रेखीय आवर्धन। तो हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है रेखीय आवर्धन बराबर होता है अंडर रूट का क्षेत्रीय आवर्धन, अंडर रूट का क्षेत्रीय आवर्धन। तो अंडर रूट का क्षेत्रीय आवर्धन का मान कितना है 8857 और इसको जब हल किया जाएगा तो 9.1 के लगभग आएगा। तो यहां से रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा 9.1। तो इस प्रकार से आप 9वें सवाल को हल कर। देखिए 10वां सवाल आपका है, कहता है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको आपका इतना दिया है सवाल, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो आइए बारी बारी से बताते हैं। इसका जो ए पार्ट है उसमें दिया है 0.007। हमने आपको बताया है सार्थक अंक के नियम में कि कभी भी यदि दशमलव के पहले और दशमलव के बाएं साइड और दशमलव के दाएं साइड कभी भी अगर शून्य आता है तो वह सार्थक अंक में नहीं लिया जाएगा, केवल अशून्य अंक को ही सार्थक में लिया जाएगा। तो अशून्य अंक कितना है केवल 1 है तो यहां सार्थक अंक कितना हो जाएगा 1 सार्थक अंक होगा। तो 1 सार्थक अंक यहां हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें
तो यहां पे देखिए दिया है 2.64 इंटू 10⁻24। हमने एक चीज आपको एक नियम और भी बताया था उसमें कि कभी भी 10 की घात में जो संख्याएं रहती हैं उनको सार्थक अंक के अंदर गिनती काउंटिंग नहीं किया जाता। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसमें हो जाएंगे 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो यहां पे देखिए दिया है 0.2370। एक चीज इसमें और ध्यान दीजिए कि यदि दशमलव के बाद किसी अशून्य अंक के बाद अगर शून्य आता है तो वह सार्थक अंक में काउंटिंग किया जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4, क्योंकि अशून्य अंक 3 है, इनके बाद भी 0 आ रहा है तो इसलिए यह 0 लिया जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे भी दशमलव के बाद अशून्य अंक आ रहा है और अशून्य अंक के बाद अगर 0 आ रहा है तो वह सार्थक अंक में लिया जाएगा। तो 1 2 3 4, इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक है। इसकी अगर बात करें तो यहां पे देखिए किसी भी दो अशून्य अंकों के बीच कितना भी 0 आ जाए सभी सार्थक अंक की संख्या में लिए जाते हैं। इसे भी हमने नियम में बताया है कि किसी भी दो अशून्य अंक के बीच में कितने भी 0 आ जाए सार्थक अंक में लिए जाएंगे। तो 1 2 3 4, इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक। इसकी अगर बात करें तो यहां पे देखिए पहले जैसे ठीक कि दशमलव के पहले 0 और दशमलव के बाद 0 जितने जो होंगे सार्थक अंक में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन यह 0 सार्थक अंक में लिया जाएगा क्योंकि यह दो अशून्य अंक के बीच में है, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 सार्थक अंक होंगी। तो इस तरह से हम 10वें सवाल को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का किसी में कोई दिक्कत है, आपको कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आपने हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।